नीतीश कुमार, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो पटना बुला के और दूसरी हमारे साथ फ्रैंकली स्पीकिंग में फॉर अपीयरिंग, थैंक यू वेरी मच। कई दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, और कई दिनों से आप, मतलब कई महीनों से, यू आर द टॉप हेडलाइन इन द कंट्री। Firstly, how has it been to be the center of national media attention? Almost every second day, the top headline in India is something around Nitish Kumar. What can I say about it? But the basic thing आप जो जानना चाह रहे हैं वो हम लोगों ने जो पिछले दिनों अपना एक डिसीजन लिया, उसके बारे में अगर आपकी दिलचस्पी है तो हम लोगों के सामने ऐसा निर्णय लेने के अलावे कोई विकल्प नहीं था। और यह भी नहीं है कि कोई अचानक हम लोगों ने फैसला किया। 1 साल पहले भी हम लोगों ने आगाह किया था। जो देश के हालात हैं, वैसी परिस्थिति में जो आज मुद्दे उभर कर आए हैं, उसके मद्देनजर उसको सामने रखते हुए एक ब्रॉडर अलायंस होना चाहिए। और अलायंस एक सोशल, पॉलिटिकल, हर तरह का दिखना चाहिए कि ये ब्रॉड है। तो हम लोगों ने शुरू से ही कहा कि भाई देश में सरकार बनाने के लिए तो मेजॉरिटी चाहिए, 272 लोकसभा मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एमपीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज जो एनडीए है, छोड़ दीजिए बीजेपी की बात, जो एनडीए था जिसमें हम लोग भी शामिल थे, उसको मिलाने के बाद भी कोई मेजॉरिटी की गुंजाइश नहीं थी। तो नेचुरली इसको और ब्रॉडन करना पड़ता, ये ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए ताकि हम लोगों के इमेजिनेशन को कैच कर सकें और फिर लोग भरोसा कर सकें। पिछली बार जो सरकार थी आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में, उसमें तो अनेक पार्टियां थी। एक स्टेज पर तो 24 पार्टीज थी। जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक की पार्टियां थी। साउथ में हर जगह एलाइज थे। आज के हालात वैसे नहीं थे। इसलिए हम लोगों ने कहा था कि हम अपने प्रोग्राम्स को इस तरह से सामने रखें और जो गवर्नमेंट बने तो कौन लीड करेगा इसके बारे में। जी, आपके बात को मैं मानता हूं, बट ये ज़रूरी है नीतीश जी, मुझे लगता है कि क्योंकि आप इतने फोकस में हैं और आपने एक पोजीशन लिया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ और सेक्युलरिज्म के इशू पे, that people should be absolutely clear of where you stand, and therefore I want to use the opportunity of this interview to go a little bit into detail, with your permission, into what exactly happened. पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि 9 और 10 जून के बीच में क्या हुआ? Because when the BJP elevated Mr. Modi, when that news came from Goa, I think it was 9th on a Sunday, first JDU all JDU leaders said one thing: it is an internal matter of the BJP. उनकी अंदरूनी बात है। आपके पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स 6-7 लीडर्स हैं, सबने कहा कि इसका एनडीए के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ? 9 तारीख को आपने कुछ नहीं कहा, 10 तारीख को आपने काफी कुछ कहा। सुनने में यह आया है नीतीश जी that Advani called you on the 9th of June. Is that correct? No, not at all. It's not at all correct. एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी कोई इंसिडेंट होता है तो एक इमीडिएट रिएक्शन बगैर कोई बातचीत किए हुए देना पड़ता है। इन दिनों जो एक एज है, मीडिया इतना स्प्रेड हो चुका है और इतना फास्ट है कि कभी कभी होता है कि कोई बातचीत नहीं होती है। मैं तो था भी नहीं यहाँ, पटने में नहीं था। लौट करके आने के बाद बातचीत हुई, हमने वॉच नहीं किया था, लेकिन लोगों ने जो वॉच किया था, जो बातें कही,
फिर हम लोगों ने आपस में बातचीत की, शरद जी से बातचीत की, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ लोगों के बीच में चर्चा हुई। हमने देखा कि लोगों के मन में बेचैनी है और फिर उसको एनालाइज करने के बाद ये तय हुआ कि हम लोग इस पर नहीं मगर बातचीत करेंगे। नहीं मगर शरद यादव ने तो कुछ और कहा, क्योंकि ऑन 14 जून यू पुल्ड द प्लग ऑन द एनडीए, आप निकल आए 16 या 17 तारीख को। 14 तारीख को शरद यादव ने कहा द अलायंस ऑफ द एनडीए एग्जिस्ट्स but the alliance has to continue under the norms of national agenda of NDA which the coalition has functioned so far. यानी कि they were completely different comments. My question to you is again I'm asking you, कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये बात साफ तौर पर है जो हम लोगों के अप्रीहेंशन थे कि साहब अलायंस को किस ढंग से फंक्शन करना चाहिए, जो हमारा ब्रॉड बेस्ड एजेंडा था, जो नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस में या उसके पहले भी जब हम लोग पहली बार 98 में गवर्नमेंट में शामिल हुए थे अटल जी के लीडरशिप में, तो उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि सर्टेन कंटेंसस इशूज को बाहर रखें। Sure, but those issues were not being brought forth. नहीं, लेकिन जो तरीका था क्या था? और जो बातें हो रही थी, हम लोगों ने अपना एप्रीहेंशन तो पहले से कहा है और बहुत साफ तौर पर कहा है। उसी का मैं जिक्र पहले कर रहा था कि साहब जो हालात हैं देश में, ऐसी स्थिति में जो मैंने पहले कहा है, अलायंस को और ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एलाइज मिले, हमारा स्प्रेड ज़्यादा हो। और उसके लिए ज़रूरी है दो चीज़ें कि भाई आप लीडरशिप ऐलान करिए पहले की तरह, समय के पहले करिए। बिल्कुल। और लीडरशिप इस तरह का होना चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। पर इसमें तो लीडरशिप की कोई अनाउंसमेंट नहीं थी। मैं यही कह रहा हूँ कि सेकुलर वैल्यूज़ की बात हो, फिर जो कंट्री के बैकवर्ड रीजन्स हैं, स्टेट्स हैं, उसके प्रति हमदर्दी हो, सबको लेकर चले। विकास का एक तरीका है, मॉडल होना चाहिए, वो इंक्लूसिव होना चाहिए। तो इन सारी बातों का जिक्र हम लोगों ने किया और सबसे बड़ी बात थी कि जो देश में विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज हैं, उसको वो समझे और सबको लेकर चले, डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट हो। मगर तो ये सारी बातें हम लोगों ने कही। लेकिन जो हालात हुए, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि देखिए पहले भी तो कैंपेन कमेटियां बनती रही है बीजेपी में। 2004 में उस समय प्रमोद महाजन जी थे, या 2009 में अरुण जेटली जी। तो क्या इस तरह का माहौल हुआ? क्या माहौल? तो कौन सा माहौल? नहीं, जो किस माहौल की बात करें आप? इस तरह से आप किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं जो परसेप्शन क्रिएट होता है। देखिए पॉलिटिक्स में, पब्लिक लाइफ में परसेप्शन मैटर्स। मगर नीतीश जी, आई अंडरस्टैंड, बट यू कैन, आई वांट टू आस्क यू, इसलिए लेट मी फिनिश। उसमें ये कहा गया कि ये पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है, देश की जिम्मेवारी दी जा रही है। तो कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं। मगर मुझे लगता है इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि 14 तारीख को शरद यादव ने ये भी कहा, और मैं मानता हूं कि शरद यादव का पॉइंट ऑफ व्यू आपके पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने कहा कि देयर आर ऑब्जेक्शंस टू रिमार्क्स मेड बाय बीजेपी लीडर्स आफ्टर दैट at Goa speeches which went beyond the national agenda. Now नीतीश जी, क्या आप मुझे ये कह सकते हैं, ये तो इंडिकेशन उन्होंने दिया, मगर एक भी स्पेसिफिक स्पीच या कमेंट किसी भी एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर का आप कोट कर सकते हैं कि उन्होंने ये कहा कि वो कहा जिससे लगा कि जो हमारा एजेंडा है वो डिस्टर्ब होगा? क्या एक भी ऐसा कोई स्पीच था? ये तो बिल्कुल कौन सा साफ है कि इसके बारे में। और देखिए एजेंडा के जो कुछ कॉन्टेंसस इशूज हैं, सिर्फ वही बात नहीं है। फिर हम लोग चारों तरफ एक माहौल देख रहे हैं और इस माहौल में फिर से वही पुराने हिंदुत्व की बात हो रही। किसने कहा? फिर से अयोध्या की बात हो रही। किसने कहा? नहीं, अनेक लोगों ने इन बातों को कहा, इसकी चर्चा की है, लेकिन वो अपनी जगह पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस तरह का माहौल देश में बनाना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आज जो एक बात हो रही है, जिस ढंग से किसी चीज को प्रोजेक्ट करने की बात हो रही है, किस चीज? देखिए एक कोई पॉलिसी और प्रोग्राम सामने नहीं, किस चीज को प्रोजेक्ट करने की बात? पॉलिसी और प्रोग्राम सामने नहीं है। एक पर्सनालिटी को और जिस अंदाज में कोई चीज किया जाता है, एक पार्टी अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन दूसरी पार्टियों को भी ये देखने का अधिकार है कि साहब किस ढंग से कोई चीज हो रही है। हम लोगों ने देखा कि एक जिसको कहिए कि किसी भी प्रकार का डिसेंट नहीं, कोई किसी
एक तरफा एक बात चली जा रही है नीतीश जी, और आप एक हवा बनाने की कोशिश हो रही है। नीतीश जी देखिए, जैसे आपने बात कहा, यू आर स्पीकिंग ऑफ द टेम्पल बीइंग बैक ऑन द एजेंडा, वन ऑफ द रीजंस फॉर द पुल आउट। द पॉइंट इज, इट वाज नेवर ऑफ द एजेंडा ऑफ द बीजेपी। In fact, the BJP has always believed in and has always wanted to construct a Ram temple in Ayodhya. मैं 2-3 आपको कोट देता हूं आडवाणी जी के बारे में। तो 2004 में आडवाणी ने कहा बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल इज इनएविटेबल। 2009 के पहले, जिसमें आपने उनका समर्थन किया, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था, आपने रेजोल्यूशन लाए थे मगर वो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि बिल्डिंग अ राम टेम्पल इन अयोध्या इज अ पॉलिटिकल रिजॉल्व ऑन द पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बट मे नॉट बी ऑन द पॉलिटिकल मैनिफेस्टो ऑफ द पार्टी। सो इन अदर वर्ड्स नीतीश जी, यू ऑलवेज न्यू द आइडियोलॉजिकल एजेंडा ऑफ द बीजेपी, not of the NDA। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और ये टैक्टिकल अलायंस है। या हम लोगों की बात शुरू हुई है तो वो सीट एडजस्टमेंट था और वो सीट एडजस्टमेंट बिहार से शुरू हुआ जी। आप उसके पीछे चलेंगे तो हम लोगों के एक्शन को आप ज्यादा समझ पाएंगे। जब 95 में बिहार में चुनाव हुआ जी, तो यहां जो पार्टी जीती उसको सिर्फ महज 27.7% वोट आए जी, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आए जी, बाकी विरोधी वोट बटे हुए थे। तो उस वोट को इकट्ठा करना ये सामने था लक्ष्य और ऐसा करने से विपक्ष ताकतवर होता है। तो इसमें हम लोगों का सीट एडजस्टमेंट शुरू हुआ बीजेपी के साथ, नंबर 1। नंबर 2, जब सेंटर में गवर्नमेंट में जाने की बात was not an issue then? दोनों हम बिहार का कारण आपको बता रहे हैं। ये टैक्टिकल इसलिए हमने आपको वर्ड का प्रयोग किया है। ये एक रणनीति के तहत आपस में समझदारी हुई, सीटों का तालमेल हुआ वोट के बंटवारे को रोकने के लिए। एक सामने था कि इस रूलिंग पार्टी के खिलाफ, और ये बात हम लोगों ने उस समय से ही कही है, कोई पहली बार नहीं आपको कह रहा हूं, क्योंकि ये बात चूंकि 95 की हो गई, 96 की हो गई, तो बहुत सारे लोग इन बातों को भूल गए होंगे या उनके ध्यान में नहीं होगा। जो नए लोग आते हैं उनको इन बातों के बारे में जानकारी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि भाई ये एडजस्टमेंट था। अलायंस तो 99 में हुआ जब एनडीए बना, और एनडीए ने एक नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस रखा, उसके लिए एक प्रोग्राम, एक लीडरशिप। आज की स्थिति जो है, अब प्रोग्राम के बारे में जो भी आप कह लीजिए, लेकिन लीडरशिप को जिस ढंग से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बिना प्रोग्राम के क्या कहा जा रहा है? आप बताएं ना, जो बातें कही जा रही है स्ट्रांग लीडरशिप, क्या मतलब होता है स्ट्रांग लीडरशिप का?